मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा चल रहा है। जो वहां के हिंसा प्रभावित 2 जिले हैं उनका उन्होंने दौरा किया और जो तनावग्रस्त इलाके हैं वहां उन्होंने लोगों से अपील की कि 15 दिनों तक शांति बनाकर रखें, हालात में सुधार होंगे। जमीनी हालात को लेकर उन्होंने बैठक भी की। नीता शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को म्यांमार के पास के इलाकों का दौरा किया। वहां केंद्रीय गृह मंत्री ने समाज के बुद्धिजीवों और कुछ लोगों से मुलाकात की और अपील की कि हिंसा रोकी जाए। जिनके पास हथियार हैं वे हथियार सरेंडर करें। यही बात गृह मंत्री ने चूड़ाचांदपुर में भी की थी। हालांकि इंडिजिनस ट्राइबल फॉर्म ने कहा कि जब तक बाकी समुदायों के लोग हथियार नहीं छोड़ते तब तक वो भी नहीं छोड़ सकते। उन्होंने एनडीटीवी को फोन पर यह भी बताया कि उनके पास कोई गैर कानूनी हथियार नहीं है, जो है उसके लाइसेंस उनके पास हैं। ये कहकर मना कर दिया कि जब तक बाकी समुदाय के लोग हथियार सरेंडर नहीं करते तब तक वो भी नहीं कर सकते। मणिपुर में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, हथियारों की चोरी हो रही है, गांवों पर हमले हो रहे हैं, कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है। मिलिट्री फोर्सेस केम। दरअसल केंद्र सरकार का मानना है कि मणिपुर में हथियारों की आसानी से उपलब्धता भी हिंसा न रुकने की एक वजह है। Right now we are into a different situation altogether, trying to separate out the communities which are, ethnic because of ethnicity and number of clashes which are happening. We've done an excellent job, Assam Rifles and Armed Forces, and may have saved a large number of lives. The challenges in Manipur have not gone, means they're not disappeared. One way to say, it will take some time actually, but hopefully they should settle down. The state government should be able to do their job with CAPF etc. यही नहीं, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के तहत जिन गुटों ने केंद्र के साथ समझौता किया था उन्होंने भी अपने हथियार वापस नहीं किए थे। अब सुरक्षा बल उन सभी इंसर्जेंट ग्रुप्स की गणना कर रहे हैं, साथ ही उनके हथियारों की भी। जानकारी के मुताबिक सिर्फ चूड़ाचांदपुर में 7 कैंप हैं जिनमें लगभग 1200 उग्रवादी हैं। ज्यादातर के पास हथियार भी हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर का हिसाब रखा गया है। यही नहीं, पुलिस आर्मरी से भी करीब 1420 हथियार लूटे गए थे, जिनमें से अभी तक सिर्फ 500 बरामद हुए हैं। गांव के स्वयं सेवकों को लगी चोटें लूटे गए हथियार के इस्तेमाल का संकेत देती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इम्फाल जाकर अपनी सरकार के सभी एमएलए से ये कहा कि वो लोगों के बीच जाएं और अलग अलग समुदायों के बीच में जो मन की खाई है उसे भरने का काम करें, क्योंकि जब जख्म भरेंगे तभी अमन चैन का रास्ता आगे निकलेगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। गृह मंत्री के मणिपुर दौरे से पहले रविवार को मणिपुर में हिंसा हुई थी और सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ चूड़ाचांदपुर जिला। वहां हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता गए, वहां से उनकी ये रिपोर्ट देखी। मणिपुर में स्थिति ऐसी है कि स्वाभाविक जिंदगी जीने के लिए लोगों को सिर्फ कुछ घंटे मिलते हैं जब कर्फ्यू रिलैक्स किया जाता है। हम इम्फाल के ईमा मार्केट में हैं। बिजनेस के लिए समय नहीं है क्योंकि इम्फाल की या मणिपुर की जो एथनिक वायलेंस की स्थिति है उसको पूरी तरीके से उस पर अभी भी काबू नहीं पाया गया है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है अभी इम्फाल में? आप लोग कुछ घंटे के लिए दुकान वगैरह खुल सकते हो, लेकिन क्या आप उससे कमाई हो पा रहा है? किसी कमाई खरीदने वाला नहीं आया दर के लिए। हाँ, क्या करेगा हम लोग? दुकान 11 तक खुलेगा, 11 से 1-2 मिनट से बंद हो जाएगा। क्या करेगा हम लोग? हाँ, इधर तो खाने पीने का माल भी पहाड़ों के रास्ते में सब बंद करके रखा है ना। मणिपुर में एकदम नहीं हुआ। देखो ना, हम कैसे जिएगा? हम मरने का समझ इंतजार करके रखा है ना इधर। हाँ, हम कैसे, हमारा बेटा कैसा करेगा, पोता पोती कैसे जिएगा? लोगों के मन में यहाँ पे ज़रूर एक चिंता है कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी जिएंगे, क्योंकि अब आप बाहर की दृश्य अगर देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं अभी आपको लगता है कि स्वाभाविक ज़िंदगी लोग जी रहे हैं, क्योंकि ये कुछ घंटे हैं जब कर्फ्यू रिलैक्स किया गया है ताकि लोग जो इसेंशियल सप्लाईज है वो खरीद सके। लेकिन बाकी समय कर्फ्यू है,
स्थिति पूरी तरीके से अभी भी काबू नहीं पाया गया है स्थिति पर, तो स्वाभाविक ज़िंदगी ज़रूर यहाँ पे नहीं है लोगों के लिए, और लोगों के मन में ये चिंता है कि ऐसी स्थिति कब तक रहेगा। उनके एक ही मांग है, मणिपुर में शांति वापस आए, लोग अपने जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो जी पाए, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो। क्योंकि यहाँ पे जो स्थिति है इस वक्त, जिसमें अभी भी कुछ कुछ जगहों से हिंसा का खबर आ रहा है, ये स्थिति पर काबू पाना जल्दी से जल्दी बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ इम्फाल के ईमा मार्केट से सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया। सहारनपुर से होकर के गाजियाबाद और नोएडा की तरफ बहने वाली नदी हिंडन अचानक आज कुछ देर के लिए लाल हो गई। आखिरकार क्यों लाल हुई हिंडन और देश की नदियां क्यों हो रही हैं प्रदूषित, इसको लेकर के हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला ने एक रिपोर्ट की है, उसे देखते हैं। यह हमारी ऐतिहासिक नदी की जहरीली गुलाबी तस्वीर है। यह है हिंडन नदी, जिसका ये हाल गाजियाबाद और नोएडा पहुंचते पहुंचते हो गया है। हिंडन नदी के इसी गुलाबी पानी की वजह जानने के लिए हम पहुंचे नोएडा के बहलोलपुर गांव। इस गांव के एक नाले का ये रंगीन पानी अपना जहर हिंडन नदी में घोल रहा है। सोमवार को हिंडन नदी इसी जहरीले पानी की वजह से लाल दिखने लगी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जहरीला पानी कभी कभार ही इस नदी में जाता हो। इस वीडियो को बनाने वाले सोनू यादव इसी गांव के रहने वाले हैं। वो बताते हैं कि गांव में चोरी छिपे करीब 3 दर्जन से ज्यादा कपड़ा रंगने वाली अवैध फैक्ट्रियां हैं, जिनसे निकलने वाला पानी रंगीन तो होता ही है, उसमें कई जहरीले रसायन भी होते हैं, जिन्हें रात या दोपहर में बिना ट्रीट किए इस तरह हिंडन नदी में बहा दिया जाता है। ये क्या था, यहाँ पे 30-35 फैक्ट्री लगी हुई हैं। हाँ, 30-35 फैक्ट्री, इसमें कपड़ों पे कलर होता है। ये बाहर से एक्सपोर्ट करके लाते हैं, यहाँ पे लाके चलाते हैं। यहाँ लाके क्या है, गांव में चोरी छुपे चलाते हैं। बाकी फैक्ट्रियों में तो इन लोगों को कोई चलाने नहीं देगा। तो 30-35 फैक्ट्रियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, जो आधी तो मेरे को भी नहीं पता यहाँ पे लुकी हुई हैं। कुछ को मेरे को पता है, कुछ लुकी हुई हैं, और वो सारे के सारे या तो रात में चलाते हैं या फिर दोपहर में कोई सो जाता है, दोपहर के टाइम वो। ये जहरीला गुलाबी पानी कहाँ से आता है, इसकी पड़ताल करने के लिए हम गांव के अंदर गए। बाहर से आपको ये लगेगा ही नहीं कि यहाँ कोई कपड़ा रंगने वाली फैक्ट्री चलती होगी, लेकिन अंदर की तस्वीर कुछ ऐसी है। देखिए, हिंडन नदी के किनारे किस तरीके से गुपचुप यहाँ पर डाइंग फैक्ट्री चल रही है। ये आप देखिए, ये है डाइंग फैक्ट्री, और अभी फ़िलहाल इसको बंद कर दिया गया है, प्रशासन का छापा जब से पड़ा है। ये आप देखिए, ये ऐसे ही कपड़े रंगे जाते हैं, वो जो नीला वाला कपड़ा है, उस तरीके से डाइंग फैक्ट्री में कपड़ा रंगे जाते हैं। फिर इसका जो बिना ट्रीट किया हुआ पानी है, वो नाली के ज़रिए, ऐसे नाली के ज़रिए बहकर और इसके बाद में नदियों में मिलता है। अभी चूँकि गांव में काफ़ी सारे लोग इस बात से नाराज़ हैं कि आखिर ये रिपोर्ट क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि उसके चलते प्रशासन थोड़ी सी सख्ती करता है कुछ दिनों के लिए। अगर यही सख्ती साल भर हो तो शायद इस तरीके की फैक्ट्रियाँ ऐसे गाँव में न लगें और नदियाँ हमारी प्रदूषित न हों। फैक्ट्री से निकला ये विषैला रंगीन पानी अंत में हमारे और आपके शरीर में जहर घोलता है। और ऐसा नहीं है कि नोएडा से पहले हिंडन साफ होती हो। गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में भी इस नदी के साथ ऐसा ही सलूक होता है। सहारनपुर में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली यमुना की इस सहायक बरसाती नदी में कुछ किलोमीटर के बाद ही गंदगी और औद्योगिक कचरा डालना शुरू कर दिया जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा कर रही है। हिंडन नदी में 443 छोटी बड़ी फैक्ट्रियां और 23 बड़े नालों का प्रदूषित पानी जाता है। हिंडन के प्रदूषित पानी से बहुत सारे लोगों को कैंसर, त्वचा संबंधी बीमारियां हो रही हैं। हिंडन नदी के पास पड़ते गांवों के करीब 8000 में से 1000 हैंडपंप के पानी को पीने योग्य नहीं पाया गया। हिंडन नदी के आसपास रहने वाले शहर, खास तौर से नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, यहाँ के लोगों को भयंकर बीमारियाँ हो रही हैं। कई लोग एनजीटी में गए और उन्होंने पिटीशन फाइल किए। एनजीटी ने इन सभी आपत्तियों को, इन पिटीशंस को गंभीरता से लिया और कई पिटीशंस में ऑर्डर हुए, जैसे कि हिंडन नदी के साथ रहने वाले
जो गांव हैं उनमें पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि वहाँ का पानी विषैला हो गया है। इसी तरीके से गाजियाबाद में पिटीशन में ये ऑर्डर हुआ कि नदी के किनारे पे कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं बनाया जाएगा। गाजियाबाद नगर निगम ने बनाया था। ये नदी भले आपके घर से दूर हो, लेकिन इसकी जो हालत है वो हमारी और आपकी आबो हवा से सीधे जुड़ती है। इसके पानी में सब्जियां धोई जाती हैं, इसका पानी खेतों में भी जाता है। ये पानी वो मवेशी भी पीते हैं जिनका दूध आपके हमारे घरों में आता होगा। तो खुद ही सोचिए ये समस्या हम सबके कितने करीब है। हिंडन का ये हाल तो बस एक छोटी नदी का हाल है। बड़ी नदियों की हालत और भी बुरी है। इन नदियों को साफ करने का जिम्मा हम अब सिर्फ सरकारों के भरोसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। नोएडा से मोहम्मद मुरोसलिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे की। अजमेर में रैली के दौरान उन्होंने कहा कि 9 साल पहले घोर निराशा का दौर था और अब आलम देखिए कि दुनिया भर में भारत का गुणगान हो रहा है। उन्होंने अजमेर में एक रैली में कहा कि कांग्रेस सरकार रिमोट पर चल रही थी। 2014 में आपके वोट ने देश का माहौल बदल दिया। वहां पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। ये सीधी तस्वीरें आप पुष्कर से देख रहे हैं। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे जो चुनाव में वादे किए कांग्रेस ने, वो वादे कांग्रेस के लिए अब चुनौती बन चुके हैं। बने रहिए। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं कर्नाटक की। कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार बनने के साथ ही पहली कैबिनेट में 200 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ ही 5 वादे पूरे किए जाएंगे। पहली कैबिनेट की बैठक हुई, कुछ तय नहीं हुआ। अब दूसरी कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रियों की बैठक बुलाई। नई तारीख दी गई है शुक्रवार की, लेकिन उससे पहले गाँव में किस तरह से चर्चा शुरू हो गई है कि रकम परिवार में बहू को मिलेगी या फिर सास को। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करते हुए चुनौती 5 चुनावी वादों को पूरा करने की है। वादा पहली कैबिनेट बैठक में पूरा करने का था, जो हो न सका क्योंकि वादे मामूली नहीं है। 200 यूनिट बिजली मुफ्त, हर घर की महिला मुखिया को 2000 रुपए हर महीने, डिप्लोमा होल्डर बेरोजगारों को 3000 रुपए महीने और अंडर ग्रेजुएट्स को 1500 रुपए महीने 2 बरस तक। सभी महिलाओं को राज्य में मुफ्त बस सेवा और बीपीएल परिवार के हर सदस्य को 10-10 किलो अनाज। एक अनुमान के मुताबिक हर साल इन वादों की वजह से सरकार पर 50,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। हमने जानकारी ली है जिसे कैबिनेट में डिस्कस करेंगे, मंत्रियों के ओपिनियन के साथ, और उसी दिन फैसला लेंगे। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के मुताबिक कुछ लोगों ने पत्र लिखकर सरकार से कहा कि उनको मुफ्त सुविधाएं नहीं चाहिए। गांवों में महिलाओं के बीच आजकल ये चर्चा गर्म रहती है कि 2000 रुपए की राशि हर महीने परिवार में किसको मिलेगी, सास को या फिर बहू को। अगर मेरे हेड ऑफ द फैमिली मेरी माँ है तो उनको मिलेगी। अगर मैं उनसे अलग हो गया हूँ तो मेरा फैमिली यूनिट सेपरेटली रजिस्टर हुआ है तो मेरी धर्मपत्नी को मिलेगी। एज सिंपल एज दैट। उसमें बीजेपी वालों को समझ में थोड़ा टाइम लगता है, वो समझा देंगे। इन 5 वादों के साथ साथ एक और वादा कांग्रेस ने किया था कि सरकार बनने पर कैबिनेट की पहली ही बैठक में इन 5 वादों को पूरा किया जाएगा। अब कैबिनेट की दूसरी बैठक होने जा रही है। मौजूदा हालात में यह कहना मुश्किल है कि सरकार अपने सभी 5 वादे पूरे करेगी या फिर इनमें से कुछ। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।